स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में अनगिनत लोगों को छुआ है, सोचने पर मजबूर किया है। पाउलो कोएल्हो का मशहूर उपन्यास द अल्केमिस्ट। हाँ, तो हमारे पास इस किताब का एक सार मौजूद है जो इसकी कहानी और इसके पीछे जो सोच है उसका एक खाका देता है। और हमारा मकसद है कि हम सिर्फ कहानी ना दोहराएं बल्कि उसके गहरे अर्थ, जो सिंबल्स हैं और जो सबक हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करें। वही चीज़ें जो इसे इतना खास बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। कहानी हमें मिलाती है स्पेन के अंदलूसिया के मैदानों में। एक नौजवान लड़का है सैंटियागो, भेड़ें चराता है। बिल्कुल साधारण चरवाहा, जिंदगी अपनी भेड़ों के साथ खुले आसमान के नीचे आराम से कट रही है। पर ये साधारण सी लगने वाली जिंदगी तब बदलती है जब उसे एक सपना बार बार आता है। एक ही सपना। सपने में वो देखता है कि मिस्र के जो पिरामिड्स हैं उनके पास कोई बड़ा खजाना है उसके लिए। और ये सपना उसे इतना बेचैन कर देता है कि वो अपनी भेड़ों वाली आज़ादी, वो सुकून सब छोड़कर उस अनदेखे खजाने की तलाश में निकलने का मन बना लेता है। वो पहले एक जिप्सी औरत से मिलता है सपने का मतलब पूछने, और फिर सेलम के एक रहस्यमयी बूढ़े राजा मेल्कीजेडेक से उसकी मुलाकात होती है। हाँ, और यहीं पर कहानी की जो नींव है वो रखी जाती है। ये राजा मेल्कीजेडेक सांटियागो को पर्सनल लेजेंड के बारे में बताता है। पर्सनल लेजेंड यानी हर इंसान की जिंदगी का एक खास मकसद, वो सपना जो शायद बचपन से हमारे साथ होता है। राजा कहता है कि जब कोई पूरी शिद्दत से, सच्चे दिल से अपने पर्सनल लेजेंड को जीना चाहता है ना, तो सारी कायनात, पूरी यूनिवर्स उसकी मदद करने के लिए मानो साजिश रचती है। क्या बात है! ये सिर्फ कोई सोने चांदी के खजाने की बात नहीं है। ये तो अपनी किस्मत, अपनी असलियत को पाने का एक बुलावा है, एक जिम्मेदारी भी कह सकती हूँ, जिसे अगर अनदेखा किया तो जिंदगी में कुछ अधूरा सा रह जाता है। ये बात सैंटियागो के दिल में उतर जाती है। कायनात साजिश करती है। सुनने में तो बड़ा जादुई सा लगता है ना? लेकिन शायद ये उतना सीधा भी नहीं होता होगा। खैर, वो उस पुकार पर यकीन करता है और एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। अपनी सारी भेड़ें बेच देता है। सोचिए जरा, एक चरवाहे के लिए उसकी भेड़ें ही सब कुछ होती है। उसकी पूरी दुनिया, जमा पूंजी, उन्हें बेचकर वो अफ्रीका के लिए जहाज पकड़ता है। मिस्र जाना है उसे, लेकिन मंजिल तो अभी बहुत दूर थी। और सफर शुरू होते ही एक जोर का झटका लगता है उसे। टैंजियस पहुंचते ही एक अजनबी उसका भरोसा जीतता है और फिर सारे पैसे चुरा लेता है। वो एकदम अकेला पड़ जाता है, अनजान जगह, बिना एक पैसे के। जिस सपने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया था, वो तो जैसे शुरू होने से पहले ही टूटता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ तो कोई भी हिम्मत हार जाता या फिर बस हार मान ले, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। यही उसका जो कैरेक्टर है वो उभर कर आता है। वो मायूस जरूर होता है पर हिम्मत नहीं हारता। वो हालात का सामना करने का फैसला करता है और वो एक क्रिस्टल व्यापारी की दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। हाँ, और वो सिर्फ वहाँ गुजारा करने के लिए काम नहीं करता। वो उस दुकान में नए नए आइडिया लाता है, दुकान साफ करता है, बाहर कांच के बर्तन सजाता है, चाय बेचने का सुझाव देता है। वो उस दुकान की जैसे किस्मत ही बदल देता है, और साथ में अपनी भी। लगभग 1 साल तक वो वहाँ मेहनत करता है, काफ़ी पैसे कमा लेता है, इतने कि वो चाहे तो वापस स्पेन जाकर पहले से भी ज़्यादा भेड़ें खरीद सकता है, आराम की जिंदगी जी सकता है। ये जो क्रिस्टल व्यापारी वाला हिस्सा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि पर्सनल लेजेंड का रास्ता कोई सीधी लकीर नहीं होता। उसमें ऐसे ठहराव आते हैं, मुश्किलें आती हैं, और कभी-कभी लगता है कि हम भटक गए हैं। लेकिन कहानी ये बताती है कि ये ठहराव, ये मुश्किलें बेकार नहीं होती। क्रिस्टल की दुकान में सैंटियागो सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा था, वो सब्र करना सीख रहा था, मेहनत की कीमत समझ रहा था, व्यापार के गुण सीख रहा था, और शायद सबसे जरूरी बात, वो संकेतों को पढ़ना और उन पर अमल करना सीख रहा था। उसने देखा कि कैसे छोटे बदलावों से भी चीजें बेहतर हो सकती हैं। ये जो अनुभव था, इसने उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया और उसे आगे के सफर के लिए तैयार किया। ये इस बात का भी सबूत है कि कायनात की मदद अपने आप नहीं आती, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है। सही कहा। वो एक पल को वापस जाने का सोचता भी है, लेकिन पिरामिड वाला सपना उसे फिर खींच लेता है। अब उसके पास पैसे भी हैं और तजुर्बा भी। वो एक कारवां में शामिल हो जाता है जो रेगिस्तान पार करके मिस्र की तरफ जा रहा होता है, और इसी कारवां में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है। ये अंग्रेज बड़ा किताबी किस्म का है। वो एल्केमी यानी रसायन विद्या की तलाश में है। धातुओं को सोने में बदलने का राज जानना चाहता है, और इसके लिए वो रेगिस्तान में रहने वाले एक महान एल्केमिस्ट को ढूंढ रहा है। हाँ, ये दोनों बड़े अलग हैं।
अंग्रेज किताबों में ज्ञान ढूंढ रहा है, जबकि सैंटियागो दुनिया को देखकर अनुभव से सीख रहा है। बिल्कुल। फिर भी वे एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। सैंटियागो अंग्रेज की किताबों से एल्केमी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेता है, और अंग्रेज कोशिश करता है कि सैंटियागो से दुनिया को पढ़ने का तरीका सीख सके। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट बड़ा दिलचस्प है। अंग्रेज का किरदार जैसे ये दिखाता है कि सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं होता, उसे अनुभव और अमल में लाना पड़ता है। सैंटियागो का रास्ता ज्यादा प्रैक्टिकल है, और ये रेगिस्तान का लंबा सफर, ये खुद में एक बड़ी सीख बन जाता है। रेगिस्तान एक टीचर की तरह है, खाली दिखता है, कठोर है, लेकिन संकेतों से भरा हुआ है। यहीं सैंटियागो रेगिस्तान की खामोशी को सुनना सीखता है, उसके संकेतों को समझना सीखता है। और इसी रेगिस्तान के बीच एक नखलिस्तान यानी ओएसिस में उसकी जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आता है। उसकी मुलाकात होती है फातिमा से। पहली नजर में ही उसे फातिमा से प्यार हो जाता है। अब उसके सामने एक नई कश्मकश खड़ी हो जाती है। क्या वो फातिमा के साथ यहीं नखलिस्तान में रुक जाए, या अपने सपने, अपने पर्सनल लेजेंड के पीछे पिरामिड तक का सफर जारी रखे? ये कश्मकश कहानी के फलसफे को और गहरा करती है। देखिए, फातिमा का किरदार बहुत अहम है। वो सैंटियागो को रोकती नहीं है, बल्कि वो उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए हिम्मत देती है। वो कहती है कि सच्चा प्यार कभी किसी को उसके पर्सनल लेजेंड से दूर नहीं ले जाता, और अगर ऐसा होता है तो शायद वो सच्चा प्यार है ही नहीं। फातिमा रेगिस्तान की बेटी है, वो इंतजार करना जानती है, भरोसा करना जानती है। उसका प्यार सैंटियागो के लिए कोई बंधन नहीं बनता, बल्कि एक प्रेरणा बन जाता है। ये दिखाता है कि प्यार और अपनी किस्मत ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं अगर समझ गहरी हो। ये त्याग और विश्वास का एक बहुत सुंदर प्रतीक है। और इसी नखलिस्तान में सैंटियागो की मुलाकात उस असली अल्केमिस्ट से होती है जिसकी तलाश में वो अंग्रेज था। अल्केमिस्ट सैंटियागो की आंखों में वो काबिलियत देख लेता है, दुनिया को पढ़ने की क्षमता। वो पहचान जाता है कि ये लड़का अपने पर्सनल लेजेंड के रास्ते पर है। हाँ, एल्केमिस्ट का नरना सैंटियागो के सफर का जैसे अगला पड़ाव है। एल्केमिस्ट उसे सिखाता है कि एल्केमी सिर्फ धातुओं को सोना बनाना नहीं है। असली एल्केमी तो खुद को जानना है, खुद को बेहतर बनाना है, अपने डर पर काबू पाना है, और सोल ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की आत्मा से जुड़ना है। ये सोल ऑफ द वर्ल्ड क्या है? ये वो अनदेखी शक्ति है जो हर चीज को आपस में जोड़ती है। वो एक कॉमन लैंग्वेज जिसे पूरी सृष्टि समझती है, प्यार की, इच्छा की, संकेतों की भाषा। एल्केमिस्ट सैंटियागो को बार बार अपने दिल की आवाज सुनने पर जोर देता है, क्योंकि दिल ही है जो हमें इस सोल ऑफ द वर्ल्ड से जोड़ता है। वो सिखाता है कि डर सफर का सबसे बड़ा दुश्मन है, मंजिल का नहीं। अच्छा, तो एल्केमिस्ट अब सैंटियागो का गाइड बन जाता है और उसे पिरामिड तक ले जाने का फैसला करता है। लेकिन ये सफर पहले से कई ज्यादा खतरनाक निकलता है। उन्हें कबीलों की लड़ाइयों के बीच से गुजरना पड़ता है। एक जगह उन्हें पकड़ लिया जाता है और एल्केमिस्ट वहां के सैनिकों से कहता है कि ये लड़का सैंटियागो एक बहुत शक्तिशाली एल्केमिस्ट है जो खुद को हवा में बदल सकता है, और अगर वो 3 दिन में ऐसा नहीं कर पाया तो उनकी जान ले ली जाए। बाप रे, ये तो जबरदस्त चुनौती थी। हाँ, सैंटियागो तो बुरी तरह डर जाता है। उसे लगता है ये नामुमकिन है, उसे कहाँ आता है हवा में बदलना। यहीं पर अल्केमिस्ट की सारी सीख काम आती है। ये कोई जादू का खेल नहीं था। अल्केमिस्ट ने सैंटियागो को एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया था जहां उसे अपनी सारी समझ, सारी सीख को अमल में लाना ही था, कोई और रास्ता ही नहीं था। सैंटियागो रेगिस्तान से बात करता है, हवा से बात करता है, सूरज से बात करता है, और आखिर में उस शक्ति से जिसे अल्केमिस्ट ने हैंड दैट रोट ऑल कहा था, मतलब जिसने ये सारी सृष्टि रची है, उस परम चेतना से। वो ये सब डर से नहीं करता, बल्कि एक गहरी समझ और जुड़ाव के साथ करता है। वो समझ जाता है कि हर चीज एक ही सोर्स से जुड़ी है, सब में एक ही आत्मा है, और इस गहरी समझ और बातचीत के जरिए वो सचमुच हवा को अपने साथ कर लेता है, एक भयंकर तूफान उठा देता है। वो हवा में बदलता नहीं है, बल्कि हवा और पूरी सृष्टि के साथ एक हो जाता है। ये उसके अंदरूनी विकास का और सोल ऑफ द वर्ल्ड से उसके जुड़ाव का चरम बिंदु था, एक क्लाइमैक्स था वो। वाकई अद्भुत। इस अनुभव के बाद वो आखिरकार मिस्र पहुंचता है, पिरामिडों के सामने खड़ा होता है, वही जगह जिसके बारे में उसने बरसों पहले सपना देखा था। वो एकदम भावनाओं से भर जाता है। उसे लगता है बस अब खजाना मिलने ही वाला है। वो उस जगह खुदाई शुरू करता है जहां सपने में उसके आंसू गिरे थे, लेकिन घंटों खोदने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं मिलता। रात हो जाती है और तभी
कुछ लुटेरे वहां आ जाते हैं। वो उसे मारते पीटते हैं, उसका जो भी थोड़ा सोना था छीन लेते हैं। जब सैंटियागो उन्हें बताता है कि वो तो एक सपने में देखे खजाने की तलाश में इतनी दूर से आया है, तो लुटेरों का सरदार उस पर जोर से हंसता है। और यहीं कहानी का वो शानदार ट्विस्ट आता है जो पूरी यात्रा को एक नया ही मतलब दे देता है। लुटेरों का सरदार कहता है, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, मुझे भी 2 साल पहले यहीं खड़े होकर एक सपना आया था। सपने में मैंने देखा कि मुझे स्पेन जाना चाहिए। वहां एक पुरानी टूटी हुई चर्च है जहां चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ सोते हैं। उस चर्च में एक अंजीर का पेड़ उगा हुआ है और उसकी जड़ों के नीचे खजाना गड़ा है। लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं कि एक सपने के पीछे रेगिस्तान पार कर जाऊं। और ये सुनते ही सैंटियागो को जैसे बिजली का करंट लगता है। उसे पता चल जाता है कि खजाना कहाँ है। वो मिस्र में नहीं, बल्कि वही है जहां से उसने अपना सफर शुरू किया था, स्पेन में, उसी पुरानी चर्च में, उसी अंजीर के पेड़ के नीचे। कितना कितना आयरॉनिक है ये। हाँ बिल्कुल। और ये कहानी का सबसे गहरा और अक्सर गलत समझा जाने वाला हिस्सा है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि उसकी पूरी यात्रा, इतनी मुश्किलें, इतना संघर्ष सब बेकार गया? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये यात्रा ही, ये पूरा सफर ही उसे उस खजाने तक पहुंचाने का एकमात्र रास्ता था। सोचिए ना, अगर वो स्पेन में ही रहता तो उसे कभी पता ही नहीं चलता कि खजाना वहीं गड़ा है। पिरामिड तक पहुंचना जरूरी था ताकि वो उस लुटेरे से मिल सके और उसे खजाने का सही पता चल सके। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर ये यात्रा ही असली खजाना थी। जरा सोचिए, इस सफर में उसने क्या क्या नहीं पाया। रेगिस्तान का ज्ञान सीखा, संकेतों को पढ़ने की कला सीखी, क्रिस्टल व्यापारी से सब्र और मेहनत का सबक सीखा, अंग्रेज से विचारों का आदान प्रदान हुआ, फातिमा का सच्चा प्यार मिला, एल्केमिस्ट का मार्गदर्शन मिला, अपने डर पर काबू पाना सीखा, सोल ऑफ द वर्ल्ड से जुड़ना सीखा, हवा से बात करना सीखा और सबसे बढ़कर खुद को जाना, अपने पर्सनल लेजेंड को जिया। ये सब कुछ उसे स्पेन में बैठे बैठे कभी नहीं मिल सकता था। वो एक अनुभवी, ज्ञानी और आत्मविश्वासी इंसान बन चुका था। तो अगर हम इस पूरी कहानी और इसके सार से कुछ मुख्य बातें निकालें, निचोड़ निकालें, तो वो क्या होंगी? कहानी हमें क्या सिखाना चाहती है? पहली बात तो साफ है, अपने पर्सनल लेजेंड यानी अपने दिल की आवाज़, अपने सपनों का पीछा करना, ये सिर्फ कोई ख्वाहिश नहीं है, बल्कि शायद जिंदगी का सबसे मीनिंगफुल काम है। दूसरी बात, रास्ते में जो बाधाएं आती हैं, असफलताएं मिलती हैं, मुश्किलें आती हैं, वो अंत नहीं है, बल्कि वो सीखने और मजबूत बनने का हिस्सा हैं, जैसे सैंटियागो के साथ क्रिस्टल की दुकान पर हुआ या रेगिस्तान में हुआ। तीसरी, असली खजाना सिर्फ सोना चांदी या बाहरी कामयाबी नहीं है, बल्कि वो अनुभव, वो ज्ञान, वो प्रेम और वो आत्मखोज है जो हम सफर के दौरान पाते हैं। बिल्कुल। और वो जो मशहूर पंक्ति है, जब तुम सचमुच कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद के लिए साजिश करती है, इसे भी सही तरीके से समझना जरूरी है। ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है कि बस आंख बंद करके इच्छा की और सब मिल गया। कहानी में देखिए, कायनात ने सैंटियागो की मदद तभी की जब उसने खुद कदम उठाए, मेहनत की, ध्यान दिया, सीखा, हिम्मत दिखाई। क्रिस्टल की दुकान में उसकी मेहनत, रेगिस्तान में संकेतों पर उसका ध्यान, एल्केमिस्ट की बातों पर उसका अमल करना, ये सब उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन थी। तो कायनात की साजिश शायद लगन, जागरूकता, मौकों को पहचानना, सही समय पर सही कदम उठाना और अपने अंदर की आवाज़ पर भरोसा करने का ही दूसरा नाम है। ये कोई पैसिव इंतज़ार नहीं है, ये एक एक्टिव, जागरूक और भरोसे से भरी यात्रा है। ये भी एक अहम नुक्ता है कि कहानी डर को सबसे बड़ी रुकावट बताती है, चाहे वो बदलाव का डर हो, फेल होने का डर हो या प्यार खोने का डर। सैंटियागो को बार बार अपने डर का सामना करना पड़ता है और जब वो उस पर काबू पा लेता है तभी वो आगे बढ़ पाता है। हाँ, और एक और बात जो अक्सर शायद नज़रअंदाज हो जाती है, वो है सादगी का महत्व। कहानी एक साधारण चरवाहे से शुरू होती है और दिखाती है कि सबसे गहरे सबक अक्सर साधारण चीज़ों और अनुभवों में ही छिपे होते हैं। भेड़ों से सीखना, रेगिस्तान से सीखना, दिल की सुनना, ये सब बहुत मौलिक, बहुत सरल चीज़ें हैं, लेकिन इनमें ही जिंदगी का सार छिपा है। एल्केमिस्ट खुद कितने साधारण तरीके से रहता है। असली ज्ञान दिखावे में नहीं, बल्कि सादगी और प्रकृति से जुड़ाव में है। तो कुल मिलाकर देखें, द एल्केमिस्ट एक तरह की रूपक कथा है, एक प्रेरणा देने वाली कहानी है जो हमें याद दिलाती है
कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का मकसद सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस यात्रा को पूरी तरह से जीना है, सीखना है और खुद को पाना है। ये हमें अपने दिल की सुनने और अपने सपनों पर यकीन करने की हिम्मत देती है, चाहे रास्ता कितना भी अनजाना या मुश्किल क्यों ना हो। और जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगी। कहानी हमें बताती है कि खजाना तो हमेशा सैंटियागो की पहुंच में ही था, स्पेन में, लेकिन उस खजाने को पहचानने के लिए, उसका मूल्य समझने के लिए और उसे हासिल करने के लायक बनने के लिए उसे मिस्र तक की पूरी यात्रा करनी पड़ी। दुनिया देखनी पड़ी, खुद को बदलना पड़ा। ये सोचने पर मजबूर करता है हम सबकी जिंदगी में भी ऐसे कौन से खजाने हो सकते हैं। शायद कोई हुनर, कोई रिश्ता, कोई मौका, कोई अंदरूनी काबिलियत जो हमारे बिल्कुल करीब हैं, शायद हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ही मौजूद हैं, लेकिन जिन्हें देखने, पहचानने और उनका असली मूल्य समझने के लिए हमें भी एक अंदरूनी सफर तय करने की जरूरत है। शायद हमें भी अपने स्पेन से मिस्र तक की यात्रा करनी पड़े, भले ही वो यात्रा बाहरी दुनिया की ना होकर हमारे मन और हमारी समझ की हो, ताकि हम अपने पास मौजूद खजानों को देख सकें। क्या पता असली एल्केमी शायद यही हो, साधारण में असाधारण को देख पाने की क्षमता विकसित करना।